मेरे सवालों का चुनाव आयोग के पास कोई जवाब है ही नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट में देते। ये पर्चा अब मैं लिख करके आउट कर रहा हूं। साथियों, मैंने जब ये योजना बनाई तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि 5 करोड़ वोटर्स लोगों के सिग्नेचर अगर आप दे देते हो तो देने के बाद अगर आपकी बात चुनाव आयोग ने, राष्ट्रपति ने नहीं मानी तो क्या करोगे? मैंने कहा उसको धन्यवाद का लेटर लिखूंगा चुनाव आयोग को कि अच्छा है तुम अड़ रहे हो, अगर तुम अड़ रहे हो तो 5 करोड़ लोग भी अड़ जाएंगे और अपना वोटर कार्ड आपको लौटा देंगे कि ये वोटर कार्ड तुमको तमाशा ही करना है, तुमको नौटंकी ही करना है, तुमको ईमानदारी से चुनाव करना नहीं है, तो ये वोटर कार्ड ले लो, इसकी उंगली करो और जहां डालना है डालो। और खास बात बताना चाहता हूं ईवीएम के रेफरेंस में, ईवीएम की वजह से मुसलमानों का वोट वैल्यू 0 हो गया। मैंने ये बात सबसे पहले नोमानी साहब को बताई। मुसलमानों का वोट वैल्यू जानते हो कितना है? मुसलमानों की वोटों की वजह से ही कांग्रेस दिल्ली के सत्ता में पहुंचती थी। जितनी बार 57 साल कांग्रेस ने राज किया, मुसलमानों के सपोर्ट के आधार पर, स्टैंप पेपर पर लिखवा सकता हूं। मुसलमानों का वोट वैल्यू इतना है। मगर आज के तारीख में जब से ईवीएम आया है, ईवीएम आने के बाद मुसलमानों का वोट वैल्यू 0 हो गया और छोटा 0 होने के बजाय बड़ा 0 हो गया। एक बहुत बड़ा हथियार था मुसलमानों के पास में, वो हथियार 0 कर दिया उन्होंने। 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश में थी, बीजेपी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, फिर भी 330 सीटें उन्होंने जीती। जो पॉसिबल नहीं है वो हुआ। साथियों, मैं वही आपको बताना चाहता हूं और ये बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को 8 अक्टूबर 2013 को ईवीएम मशीन के विरोध में फैसला दिया। आप सोचते होंगे क्या कह रहे हो, हमें कैसे मालूम नहीं हुआ? हां, ये तो मुझे भी हैरानी है कि आपको कैसे मालूम नहीं हुआ। अखबार वालों ने इस खबर को नहीं छापा। ये लैंडमार्क जजमेंट है। लैंडमार्क जजमेंट जब सुप्रीम कोर्ट देता है तो अखबारों के फ्रंट पेज पर बड़े लाइन में छपता है, एडिटोरियल छपता है, कमेंट्री छपती है, एक्सपर्ट ओपिनियन छपता है, आर्टिकल छपते हैं। मगर इसकी खबर 8 अक्टूबर 2013 को इतना बड़ा फैसला देने के बाद भी आज तक इसकी खबर अखबार वालों ने नहीं छापी। ये जजमेंट देने के 3 साल और लगभग 10 महीना हो गया। 3 साल 10 महीना होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के विरोध में फैसला दिया, फिर भी ये खबर अखबार वालों ने नहीं छापी। क्यों नहीं छापी? सवाल है, क्यों नहीं छापी? क्योंकि दुनिया में जितने भी षड्यंत्र होते हैं वो छुपकर होते हैं। अगर ये षड्यंत्र नहीं होता तो इसको खुलकर लोगों को बताने की जरूरत थी। ये षड्यंत्र था, इसीलिए लोगों से छुपाया गया। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ईवीएम मशीन के विरोध में और 5 महीने बाद 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद चुनाव आयोग ने ये जो फैसला दिया, इस फैसले में चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल ईवीएम मशीन के आधार पर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए पेपर ट्रेल नाम की मशीन जोड़नी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने, आपने, किसी साधारण आदमी ने नहीं कहा, बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, भारत की सबसे बड़ी अदालत, उसने कहा। जब उसने यह बात कही तो चुनाव आयोग के द्वारा
ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल लगाकर 2014 का चुनाव संपन्न कराना चाहिए था, मगर चुनाव आयोग ने 543 सीटों में से केवल 13 सीटों पर पेपर ट्रेल मशीन लगाया और वो मशीन उन्होंने नागालैंड और मिजोरम में ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर लगाया, ताकि महाराष्ट्र के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को, गुजरात और बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों को, प्लेन एरिया के लोगों को इसकी खबर भी नहीं होनी चाहिए। खबर तो खबर, इसकी हवा भी नहीं लगनी चाहिए, इतना दूर लगाया। अब ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर अगर कोई लगाएगा और मशीन को हवा टच करेगी तो बंगाल तक आके रुक जाएगी, बंगाल से आगे हवा भी नहीं आने वाली है। तो आपको उन लोगों ने, चुनाव आयोग ने जतन किया कि आपको जानकारी तो जानकारी, इसकी खबर भी आपको, इसकी हवा भी आपको नहीं मिलनी चाहिए। क्या है इस फैसले में? मैं फैसला थोड़ा आपको पढ़ के सुनाता हूं ताकि आपको मालूम हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट आखिर ईवीएम मशीन के बारे में क्या कहता है, ताकि आपको पता चले और आपको इसके बारे में आने वाले समय में अगर बहुत बड़ा काम मुसलमान नहीं करते हैं तो मुसलमानों का इसकी वजह से बहुत भारी नुकसान होगा, बहुत भयंकर नुकसान होगा। तो इसको जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा और मुसलमानों का वोट वैल्यू जो जीरो कर दिया है वो जीरो से उसको उसी स्थिति में लाना होगा जिस स्थिति में पहले था। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट पढ़ के सुनाता हूं, अंग्रेजी में है, हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। फ्रॉम द मटेरियल्स प्लेस्ड बाय बोथ द साइड, यानी सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के विरोध में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दायर किया तो उन्होंने दस्तावेज दिया, उनके दस्तावेजों को सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हमने पढ़ा और उसका जवाब चुनाव आयोग ने दिया, उसके जवाब को भी हमने पढ़ा, दोनों को। फ्रॉम द मटेरियल्स प्लेस्ड बाय बोथ द साइड, दोनों तरफ के दस्तावेजों को पढ़ने के बाद वी आर सेटिस्फाइड दैट द पेपर ट्रेल इज एन इंडिस्पेंसेबल रिक्वायरमेंट ऑफ ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसका मतलब है कि भारत में फ्री और फेयर, फ्री यानी मुक्त और फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना है तो केवल ईवीएम मशीन के आधार पर मुक्त और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। निष्पक्ष और मुक्त चुनाव के लिए पेपर ट्रेल मशीन ईवीएम मशीन को जोड़नी होगी। यह हो गया ट्रांसलेशन। इसका दूसरा मतलब है उल्टा, नहीं लगाएंगे तो मुक्त और निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। इसका उल्टा मैं आपको दोनों तरफ से बताता हूं, सीधा और उल्टा। नहीं लगाओगे तो फ्री फेयर नहीं होगा, लगाओगे फ्री फेयर होगा। सवाल मेरे समझने का नहीं है, सवाल सभी लोगों को समझ में आना चाहिए। मेरे को तो समझ में आया इसलिए तो लड़ रहा हूं, बहुत पहले से लड़ रहा हूं। आगे, द कॉन्फिडेंस ऑफ द वोटर्स इन द ईवीएम्स कैन बी अचीव्ड ओनली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पेपर ट्रेल। अभी मतदाताओं का विश्वास ईवीएम पर नहीं है। द कॉन्फिडेंस ऑफ द वोटर्स इन द ईवीएम्स कैन बी अचीव्ड ओनली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पेपर ट्रेल। पेपर ट्रेल मशीन ईवीएम को लगाने के बाद ही ईवीएम मशीन मतदाताओं का विश्वास हासिल कर सकती है। उल्टा करो, यदि पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाई जाएगी ईवीएम को तो ईवीएम मशीन मतदाताओं का विश्वास हासिल नहीं कर सकती। मैं दोनों तरफ से आपको बता रहा हूं। आगे, ईवीएम विथ पेपर ट्रेल सिस्टम एंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द वोटिंग सिस्टम। क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि जब ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन जोड़ी जाएगी तब मतदाताओं को गारंटी दी जा सकती है कि जो मतदाता जिस कैंडिडेट को वोट डाल रहा है उसका वोट उसी कैंडिडेट के नाम पर जमा होगा। इसकी गारंटी पेपर ट्रेल मशीन लगाने के बाद ही दी जा सकती है। उसका उल्टा करो, अगर पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाई गई तो जो मतदाता जिस कैंडिडेट को वोट डालता है
उसको गारंटी नहीं दी जा सकती। उसका वोट जिस कैंडिडेट को उसने दिया उसका वोट उसी के नाम पर जमा होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। मैं थोड़ा आप लोगों की लेवल समझकर थोड़ा समझा रहा हूं, क्योंकि मेरे समझने का मामला नहीं है, मैं तो एक लाइन में समझ रहा हूं, आपको समझना जरूरी है, इसलिए उल्टा पुल्टा करके समझा रहा हूं। आगे आगे with an intent to have a fullest transparency in the system, हमने ये पेपर ट्रेल लगाने का जो फैसला दिया है चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है with an intent to have a fullest transparency in the system, हम चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया में पूर्णता पारदर्शिता लाना चाहते हैं। अंग्रेजी में ट्रांसपेरेंसी, हिंदी में पारदर्शिता, दोनों शब्द आपको समझ में नहीं आएंगे। ये शब्द समझने के लिए मैं आपको चुनाव के साथ जोड़कर इसका अर्थ समझाता हूं, तो आपको इसका अर्थ समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, ईवीएम मशीन की टेक्निकल इंफॉर्मेशन चुनाव आयोग को है, मतदाता को नहीं है, कैंडिडेट को नहीं है, पार्टी को नहीं है, पार्टी प्रेसिडेंट को नहीं है, दूसरे पार्टी को नहीं है, तीसरे पार्टी को नहीं है, चौथे पार्टी को नहीं है। केवल ईवीएम मशीन की जानकारी केवल इलेक्शन कमीशन को है और दूसरे लोगों को नहीं है। इसका मतलब है दूसरों से छुपाई गई। दूसरों से छुपाने का मतलब है ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता का मतलब होता है दोनों तरफ के लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अगर बीजेपी के विरोध में वामन मेश्राम लड़ रहे हैं, वामन मेश्राम को भी जानकारी होनी चाहिए और बीजेपी को भी जानकारी होनी चाहिए। केवल बीजेपी को जानकारी हो और वामन मेश्राम को जानकारी ना हो, इसका मतलब पारदर्शिता नहीं है। इसका मतलब है पारदर्शिता। ये जो शब्द है पारदर्शिता, ये संस्कृताइज्ड हिंदी है। उर्दू हमको समझ में आती है, मगर हिंदी ब्राह्मणों की समझ में नहीं आती। ऐसे ही उन्होंने शब्द गढ़े हुए हैं। राजभाषा कोश उन्होंने बनाया ब्राह्मणों ने संस्कृत को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास किया था, नहीं बना पाए, तो उन्होंने क्या किया, हिंदी के पीछे संस्कृत को लगा दिया और हिंदी को इतना बिगाड़ दिया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ऐसा कहना पड़ा कि भाई मुझे अंग्रेजी समझ में आती है मगर हिंदी समझ में नहीं आती। मनमोहन सिंह ने कैबिनेट में कहा और कहा, उसने एक कमेटी बनाई, इसको थोड़ा सरल बनाया जाए, इस हिंदी को थोड़ा सरल बनाया जाए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। साथियों, मैं आपको समझाने के लिए बातें बता रहा हूं आगे। विद एन इंटेंट टू हैव ए फुलेस्ट ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम, चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया में पूर्णता पारदर्शिता लाने के लिए, और आगे एंड टू रिस्टोर द कॉन्फिडेंस ऑफ द वोटर्स। बहुत फंडामेंटल बात है। एंड टू रिस्टोर द कॉन्फिडेंस ऑफ द वोटर्स का मतलब है ईवीएम मशीन पर जो विश्वास मतदाताओं का गया हुआ था, उस विश्वास की पुनर्बहाली, रिस्टोर मीन्स पुनर्बहाली करने के लिए क्या कहते हैं, करने के लिए क्या करना होगा? इट इज नेसेसरी टू सेट अप ईवीएम विथ पेपर ट्रेल सिस्टम। क्लियर है? ईवीएम मशीन के विरोध में एक क्लियर जजमेंट है, और क्लियर जजमेंट होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, सबसे बड़ी अदालत का जजमेंट 5 महीने बाद भारत के 2014 के चुनाव में केवल नागालैंड मिजोरम में लागू किया गया, 530 जगह पर लागू नहीं किया गया। जिन 6 सीटों पर लागू नहीं किया, उन्हीं सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 283 सीटें मिली। 530 में से ही बीजेपी को 283 सीटें मिली। हमने चुनाव आयोग के साइट पर जाके 1950 से लेकर अब तक के चुनाव को आंकड़ों को वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद हम लोगों को चौंकाने वाले आंकड़े मिले। वो आंकड़े ये थे कि 31% बीजेपी को वोट मिला, और 31% वोटों से आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी को सिंपल मेजॉरिटी अर्थात 272 सीटें भी नहीं मिली। बीजेपी को 2014 के चुनाव में
31% मिला और 31% वोटों से इसके पहले के चुनाव में, संसदीय चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को सिंपल मेजॉरिटी यानी 272 सीटें नहीं मिली, मगर बीजेपी को उससे ज्यादा 11 सीटें मिली। नोमानी साहब, बहुत चौंकाने वाली बात है, 11 सीटें और मिली, जबकि सिंपल मेजॉरिटी भी किसी को नहीं मिली। मगर ईवीएम मशीन के घोटाले का ये बहुत बड़ा सबूत है। 16 मई को रिजल्ट आया, नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद एक चुनाव का रिजल्ट आने के 1 महीने बाद मैं दादर में भाषण कर रहा था, एक लड़का दौड़ते हुए मेरे पास आया, डायस पर इकोनॉमिक टाइम्स की अखबार को रखा। मैंने कहा क्या है? कहा कि बड़ी खबर है, भाषण करने के बाद पढ़ लेना। मैंने देखा, मैं एकदम चौंक गया। खबर थी, चुनाव आयोग ने 8 लाख ईवीएम मशीन को कबाड़ में, भंगार में बेचने का फैसला किया। मेरे मन में सबसे पहले सवाल पैदा हुआ, जिन मशीनों पर 16 मई को 2014 का लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, वो 1 महीने में कबाड़ कैसे हो गई? आप लोगों को मालूम हो इसलिए बता रहा हूं, वो भंगार कैसे हो गई? मैं हाई कोर्ट के लॉयर के पास गया। हाई कोर्ट के लॉयर ने कहा अखबार की खबर को हाई कोर्ट सबूत नहीं मानती है। मैंने कहा क्या करना होगा? कहा कि ठोस सबूत लाओ, उसके बाद आ जाना, अभी मेरा समय बर्बाद मत करो। वो उसका भी वैसा ही है, हम अखबार की खबर लेकर गए तो हमने मंथन किया। मंथन करने के बाद निर्णय किया कि अब ठोस सबूत कैसे हासिल किया जाए। हमने चुनाव आयोग को लेटर लिखा और कहा इकोनॉमिक टाइम्स में ऐसी खबर छपी है कि 8 लाख मशीनें स्क्रैप में, कबाड़ में, भंगार में बेचने का आप लोगों ने फैसला किया है, क्या ये खबर सही है? चुनाव आयोग ने 1 महीना के बाद हमको लिखकर भेजा, खबर सही है। तो हो गया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं। तो हमारे पास रिटर्न सबूत आ गया कि हां, चुनाव आयोग ने बेचने का फैसला किया। जब खबर आई तो फिर हमने सोचा, जब हमारे पास दस्तावेजी एविडेंस आ गया तो हमारे पास में ठोस सबूत आ गया। तो हमने सोचा, क्या सोचा? चुनाव आयोग ने ये मशीनों को 1 महीने में बेचने का फैसला क्यों किया होगा? क्यों किया होगा? तो हमारे मन में 2 सवाल पैदा हुए। नंबर 1, मशीनों की मियाद खत्म हो गई होगी। नंबर 2, ईवीएम मशीन के डाटा में सबूत होंगे और कोई पागल आदमी अगर वो वामन मेश्राम हो और सुप्रीम कोर्ट में जाए और मशीनों को सील करने का आदेश ले आए, तो ईवीएम मशीन के अंदर सारे सबूत है, तो हम लोगों को फांसी की सजा हो जाएगी, क्योंकि ये देशद्रोह का मामला है, ये सामान्य मामला नहीं है। 125 करोड़ लोगों के जनतंत्र के साथ इस तरह का व्यवहार करना, ये तो देशद्रोह का मामला बनेगा। तो चुनाव आयोग, जो आदमी चोर होता है उसको हमेशा डर होता है, उसके मन में अपराध बोध होता है, तो इसलिए शायद हो सकता है उन्होंने ऐसा कर दिया हो ताकि कबाड़ में बेचने के बाद में ईवीएम मशीन को कबाड़ बेचने के बाद इसको लोहा बनाया जाए। लोहा बनाने से क्या होता है? ईवीएम मशीन में 2 पार्ट है। एक पार्ट है हार्डवेयर, एक पार्ट है सॉफ्टवेयर। अगर कबाड़ बनाओ तो दोनों का हार्डवेयर हो जाएगा, दोनों का लोहा हो जाएगा, और जो सॉफ्टवेयर में डाटा है वो डाटा खत्म हो जाएगा। डाटा खत्म होते ही ईवीएम के अंदर जो सबूत है वो खत्म हो जाएगा। हमने सोचा, अनुमान से सोचा, क्योंकि सत्य तक पहुंचने के लिए पहले अनुमान करना पड़ता है। तो अब इस अनुमान को सच कैसे माना जाए? तो हमने चुनाव आयोग को लेटर लिखा, कहा ये मशीन आजकल
आप 2-3 हजार रुपए का अगर मोबाइल खरीदते हो तो भी गारंटी कार्ड दिया जाता है। आपको इतना बड़ा सौदा आपने किया, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें आपने खरीदी, तो कंपनी वालों ने आपको जरूर गारंटी कार्ड दिया होगा। ओरिजिनल कार्ड आप अपने पास रखिए, उसका जेरॉक्स हमको अटेस्टेड करके दीजिए। जानकारी के अधिकार में जितना पैसा आपको लगता है हमसे जरूर लीजिए। अब गारंटी कार्ड में लिखा होगा कि ये जून महीने के 15-20 तारीख को 2014 में ही इसको कबाड़ बनाना है या नहीं बनाना है। हो गया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। दूसरा लेटर लिखा कि हमें यह कहना है कि चुनाव कमिश्नर आईएएस अधिकारी होते हैं। आईएएस अधिकारी नॉन टेक्निकल होते हैं, ईवीएम मशीन टेक्निकल है, इसलिए टेक्निकल मशीन को कबाड़ घोषित करने की अथॉरिटी नॉन टेक्निकल अधिकारियों के पास नहीं होती है। पिन पॉइंट है। इसलिए क्या आपने इन टेक्निकल मशीनों को कबाड़ घोषित करने के लिए कोई टेक्निकल एक्सपर्ट्स लोगों की कमेटी बनाई? यदि बनाई तो कितने लोग कमेटी में थे, उनके नाम, उनका मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर हो तो जरूर दिया जाए और पोस्टल एड्रेस जरूर दिया जाए, और इसका जितना पैसा लगता है वो पैसा हमसे जरूर लिया जाए। जब ये लेटर हमने लिखा, चुनाव आयोग के कान खड़े हो गए कि कोई हमको पकड़ने की कोशिश कर रहा है और हमें वो डॉक्यूमेंट देने के लिए इनकार कर रहे हैं। जब उन्होंने हमें डॉक्यूमेंट देने से इनकार किया तो हमारा विश्वास, हमारा यकीन और ज्यादा बढ़ गया। दाल में जरूर कुछ काला है। पूरा भाषण सुनने के बाद आपको लगेगा कि दाल में कुछ काला नहीं है, सारी की सारी दाल काली है। मेरे पास बहुत सारे सबूत है, दस्तावेजी सबूत है। मैं पहला आदमी हूं जिसके पास इसके दस्तावेजी सबूत है। चुनाव आयोग सबको बुलाता है ईवीएम को हैक करने के लिए, वो अमन मेश्राम को नहीं बुलाता है। चुनाव आयोग ने हमें यह जानकारी देने से हिलावाली की तो हमने लड़ाई बंद नहीं की, हमने मामला शुरू कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, 3 हाई कोर्ट में एक साथ केस दायर कर दिया। पटना हाई कोर्ट की जुडिशरी कितनी महान है, उन्होंने आज तक हमको हियरिंग के लिए तारीख ही नहीं दी। आप अंदाजा लगाओ हमारे देश के जुडिशरी में क्या चल रहा है। हमारे से पीछे से, हमारे 1 साल पीछे वालों को तारीख मिल गई, हमें आज तक तारीख नहीं मिल गई। अभी मैं लेटर लिख रहा हूं वहां के चीफ जस्टिस के विरोध में। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, अब तो डिस्पोज ऑफ करो, कम से कम डिस्पोज ऑफ तो करो। चंडीगढ़ के हाई कोर्ट ने कहा आपके सबूतों को पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा मेरिट है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला है, इसलिए आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। जबकि हाई कोर्ट को भी वही पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर हाई कोर्ट को भी है। और सुप्रीम कोर्ट में हमारी केस हियरिंग को ही ना आए, इसके लिए कोशिश हो रही है। जिस वकील को जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड था उसके नाम पर हमने केस रजिस्टर की, हमारे के पीछे की केस हियरिंग को आई, हमारी केस नहीं आई तो मैंने आदमी को दिल्ली दौड़ाया, श्रीकांत को हैदराबाद से, और दौड़ाने के बाद पता चला कि वकील ने हमें पूछे बगैर ही हमारा केस विड्रॉ कर दिया। नोमानी साहब, वकील ने हमारी केस हमें पूछे बगैर ही हमारा केस विड्रॉ कर दिया। अब अंदाजा लगाओ एक कॉन्स्पिरेसी ईवीएम की कितने बड़े पैमाने पर है। अगर एक ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है तो मेरी केस हियरिंग के लिए लाने के लिए दिक्कत क्या है?
क्योंकि मैंने इतने सबूत दिए कि जिस वकील ने मेरा केस विड्रॉ किया उसने कहा मैं मुफ्त में लड़ता हूं, गारंटी से जीत जाएंगे। जिस वकील ने मुझे कहा कि मैं मुफ्त में लड़ता हूं, मेरे नाम पर क्रेडिट जमा होगा, उसी ने मेरा केस विड्रॉ कर दिया। मैं समझ गया वकील ने नहीं किया, बाहरी शक्तियां ऐसा करने के लिए कोशिश कर रही है। मैं इतना नादान तो हूं नहीं, मैं समझता हूं। मैंने कहा अभी किया क्या जाए। मैंने अपने दूसरे जूनियर लॉयर को एसएमएस भेजा, मेरे वकील ने विड्रॉ किया मेरे पूछे बगैर। मैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस वकील पर करना चाहता हूं, क्या आपकी राय है? उसने कहा इंडियन पिनल कोड में जो आप कह रहे हो वो ऐसा कर सकते हो। मैंने वकील को केवल इसलिए पूछा क्योंकि मैं अपने वकील को बताकर जिसने विड्रॉ किया वहां तक मैसेज पहुंचाना चाहता था। तरीका होता है किसी भी चीज को करने का। मेरे वकील ने, जो जूनियर था, उसने एडवोकेट एंड रिकॉर्ड वकील को तुरंत जाकर बताया कि वामन मेश्राम जो है वो आपके खिलाफ क्रिमिनल केस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, विश्वासघात का केस दायर करने वाले हैं और बार काउंसिल में आपका सर्टिफिकेट रद्द करने के लिए दूसरी केस दायर करने वाले हैं। तो उसने पूछा कि ये वामन मेश्राम कौन आदमी है भाई, ये वकील से ज्यादा इसका दिमाग चलता है, ये तो वकील है नहीं है। मगर पिन पॉइंटेड जैसे ही हमने उसको बताया उसने तुरंत मैसेज दिया मैं दोबारा रजिस्टर करता हूं। हम भी उस्ताद लोग, हमने उसी के नाम पर दोबारा रजिस्टर किया। मैंने कहा देखता हूं अब ये कैसे विड्रॉ करता है। केस हियरिंग के लिए आई। हियरिंग के लिए आने के लिए 3 बार चीफ जस्टिस को इंटरवेन किया। तीनों बार चीफ जस्टिस ने ऑर्डर देने के बाद भी मेरी केस हियरिंग के लिए नहीं आई। आप अंदाजा लगाओ मामला क्या है। चीफ जस्टिस ने ऑर्डर दिया हियरिंग के लिए, नहीं किया। 6 महीने तक चुनाव आयोग ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया कि मुश्किल से 4 जनवरी 2017 को केस हियरिंग के लिए आई। मेरे खिलाफ 4 वकील लड़ रहे थे। सीनियर मोस्ट लॉयर ने जज को कहा। उसके पहले मैं वो किस्सा आपको बताना चाहता हूं कि मैंने चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के जाने के पहले लेटर लिखा। वो लेटर ये था कि जब 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो आप चुनाव आयोग पेपर ट्रेल मशीन क्यों नहीं लगा रहे हो। चुनाव आयोग ने मुझे लिख कर दिया कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पेपर ट्रेल मशीन खरीदने के लिए पैसा नहीं दे रहे। जब चुनाव आयोग ने मुझे लिख कर दिया तो मैंने चुनाव आयोग को दूसरा लेटर लिखा और कहा कि एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रधानमंत्री आखिरी अथॉरिटी नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति होते हैं। क्या चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया था ताकि चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कंडक्ट किया जा सके। क्या आपने ऐसी चिट्ठी चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को लिखी? आपने ऐसा नहीं लिखा। आपने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी कि जुडिशरी ने जो फैसला दिया वो फैसला अमल में लाने के लिए प्रधानमंत्री पैसा नहीं दे रहे हैं। क्या आपने ऐसी चिट्ठी लिखी? आपने ऐसा भी नहीं किया। क्या आपने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई ताकि बीजेपी के लोगों को नंगा किया जा सके? आपने ऐसा भी नहीं किया। क्या आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर भारत के मतदाताओं को बताया कि जिस मतदाताओं ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया वो प्रधानमंत्री फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए पैसा नहीं दे रहा है? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताया भारत के प्रजा को? आपने ऐसा भी नहीं किया। ऐसा लेटर मैंने चुनाव आयोग को लिखा। मंशा थी चुनाव आयोग कोई जवाब देता, चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने चुनाव आयोग के विरोध में केस दायर किया। चुनाव आयोग के इतिहास में पहली बार किसी आदमी ने चुनाव आयोग के विरोध में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस दायर किया। इन्होंने न्यायपालिका की अवमानना की। सारे देश के पॉलिटिकल पार्टी के लोग चुनाव आयोग से डरते हैं, चुनाव आयोग केवल मेरे को डरता।
मैं उत्तर प्रदेश में भाषण के लिए गया, चुनाव आयोग का आदमी मेरा भाषण रिकॉर्ड करने के लिए सामने बैठा। तो कार्यकर्ता ने आकर बताएं, चुनाव आयोग का आदमी आपके भाषण को रिकॉर्ड कर रहा है। मैंने भाषण जो कर रहा था चेंज कर दिया और चुनाव आयोग के विरोध में ही भाषण शुरू कर दिया। 2-4 मिनट के बाद में चुनाव आयोग के आदमी ने अपना वीडियो कपड़े में लपेटा, थैली में डाला, चुपके से निकलकर चला गया। मैं 100-150 जगह गया यूपी में, मगर दोबारा मुझे चुनाव आयोग का आदमी मेरे सभाओं में मेरे भाषण को रिकॉर्ड करने के लिए कभी नहीं दिखाई दिया। उन्होंने सोचा, अरे हम तो भाषण करने वालों का भाषण इसलिए रिकॉर्ड करते हैं ताकि उसको पकड़ ले, ये तो चुनाव आयोग को ही पकड़ रहा है, इसको कैसा पकड़े। तो साथियों, चुनाव आयोग के लोग सारे देश की पॉलिटिकल पार्टी को डराते और केवल मेरे को डरते। हियरिंग 4 तारीख को हुई। सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट लॉयर सुप्रीम कोर्ट के जज को कहने लगा, जज साहब, ये जो वामन मेश्राम है वो ऐसे ऐसे लेटर लिखता है चुनाव आयोग को, ऐसे ऐसे लेटर लिखता है। जज ने कहा, कैसे कैसे लिखता है? तो कहा, जज साहब वो लेटर पढ़ के सुनाओ। हाँ, पढ़ के सुनाओ, पढ़ के सुनाओ। तो जो 4 मुद्दों का लेटर अभी मैंने आपको बताया, वो वकील ने सुप्रीम कोर्ट के जज को सुनाया। सुनाने के बाद जज को लगा, अरे ये तो चारों मुद्दे कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो संवैधानिक है, कानून के बाहर कुछ है नहीं है। राष्ट्रपति को लिखना संवैधानिक है, चीफ जस्टिस को लिखना संवैधानिक है, सर्वदलीय मीटिंग बुलाना संवैधानिक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना संवैधानिक है, ये तो संविधान के बाहर है नहीं। इसलिए जज ने कहा, लेटर थोड़ा बाजू रखो, हाँ बाजू रखो, और बताओ वामन मेश्राम ने जिस पर्पस के लिए ये केस दायर की है उसमें उनका कहना है कि हमने पेपर ट्रेल लगाने का आदेश दिया था और आपने नहीं लगाया, आप कब तक लगा रहे हो? जज ने पिन पॉइंटेड पूछा, कब तक लगा रहे हो? जो सीनियर मोस्ट लॉयर था, 4 वकील थे, दूसरे लॉयर की तरफ देखने लगा, दूसरा लॉयर तीसरे लॉयर की तरफ देखने लगा, तीसरा लॉयर चौथे लॉयर की तरफ देखने लगा, और चारों लॉयर को ऊपर बैठा हुआ जज देखने लगा। तो जज को लगा वकीलों के पास कोई जवाब नहीं है। जब वकीलों के पास कोई जवाब नहीं है तो जज ने आवाज चढ़ाकर बोला, कब तक लगा रहे हो? तो वकील को लगा अब तो कुछ बोलना पड़ेगा, चुपचाप रहना ठीक नहीं होगा। तो वकील ने कहा कि आप पेपर ट्रेल कब तक लगा रहे हो, पूछ रहे हो, इसका तो जवाब हम नहीं दे सकते, मगर आपके सवाल का जवाब देने के लिए हमको 2 महीने का और समय दिया जाए। 6 महीना पहले ही बर्बाद किया, और मेरे केस का जो जवाब उन्होंने दिया वो जवाब झूठा दिया। हमने झूठा जवाब दिया, झूठा हलफनामा दाखिल किया। झूठा हलफनामा दाखिल करना क्रिमिनल ऑफेंस है, जो वकील है वो जानते हैं। हमने रिजॉइंडर देकर कौन से पैरा में चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है, हमारे पास सारे लिखित सबूत होने की वजह से हमने रिजॉइंडर लिखकर बताया ये चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है। साथियों, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये पूछा तो 2 महीने का और समय मांगा। 6 महीने लगाकर जवाब नहीं दे पाया। 2 महीने के बाद 4 मार्च आ गया, फिर भी जवाब दाखिल नहीं किया। 11 मार्च को उत्तर प्रदेश के चुनाव का रिजल्ट आया और मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई और कहने लगी कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर घोटाला ईवीएम में किया है, बीजेपी को जितवाया है, इसलिए हमारा इस चुनाव में दोबारा चुनाव करवाने का मांग है। जब ऐसा मायावती ने कहा, नेशनल न्यूज हो गई, चुनाव आयोग को मजबूर होकर जवाब देना पड़ा और चुनाव आयोग ने जवाब दिया, मायावती के आरोप बेबुनियाद है। जब चुनाव आयोग ने कहा मायावती के आरोप बेबुनियाद है, तो मैंने अपना सोशल मीडिया के जो लोग हैं, ये सोशल मीडिया के हमारे लोग, खड़े हो जाओ, ये हमारे सोशल मीडिया के लोग हैं, इसको मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करके बताया। मैंने अब बताया कि मैंने चुनाव आयोग के विरोध में, ईवीएम मशीन के विरोध में
दस्तावेजी सबूत सुप्रीम कोर्ट में दिए हैं। हो सकता है मायावती के आरोप बेबुनियाद हो, मगर मेरे आरोप दस्तावेजी सबूत के आधार पर है। मायावती के आरोप बेबुनियाद हो सकते हैं, मगर मेरे आरोप दस्तावेजी सबूतों के आधार पर है। मेरे सवालों के जवाब क्यों नहीं दिया? मेरे सवालों के जवाब क्यों नहीं दिया? 13 लाख लोगों ने मेरा वीडियो देखा, मगर चुनाव आयोग ने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। जब नहीं दिया तो फिर उन्होंने 10 अप्रैल का समय मांगा जवाब देने के लिए। 10 अप्रैल के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैदी साहब ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर केवल लॉ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को चिट्ठियां लिखते हैं। पहली बार मेरे केस की वजह से जैदी साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में लिखा, वामन मेश्राम ने हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की केस दायर की है। अगले हियरिंग में 3,567 करोड़ रुपया पेपर ट्रेल खरीदने के लिए अगर सरकार नहीं देती है तो अगले हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट चुनाव कमिश्नरों को जेल में भेजने का आदेश दे सकती है। जैदी साहब ने प्रधानमंत्री को डायरेक्ट चिट्ठी लिखी और लिखी चिट्ठी मिलते ही शाम को नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और कैबिनेट में 3,567 करोड़ रुपए सैंक्शन किया। सैंक्शन का लेटर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपना और कवरिंग लेटर हलफनामा बनाकर सुप्रीम कोर्ट के टेबल पर रखा। 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि सितंबर 2018 तक सारे देश में पेपर ट्रेल मशीन लगाने के लिए मशीनें चुनाव आयोग के पास पहुंच जाएगी और फरवरी 2019 तक सारे देश के कलेक्टरों के पास पेपर ट्रेल मशीन पहुंच जाएगी। पेपर ट्रेल मशीन का मतलब है घोटाला पकड़ने वाली मशीन पहुंच जाएगी। मेरे फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया। मेरे फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देने के बाद मैंने दूसरा फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेपर ट्रेल लगाया जाएगा। वामन मेश्राम चुनाव से संबंधित केस जीत गए। जीतने के बाद मैंने आंदोलन शुरू कर दिया। अब मुझे पेपर ट्रेल नहीं चाहिए। लड़ाई लड़नी पड़ती है होशियारी से, तो मैंने आंदोलन शुरू कर दिया। अब मुझे पेपर ट्रेल नहीं चाहिए, अब मुझे बैलेट पेपर चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन का आदेश दिया हो और वामन मेश्राम के केस पर दिया हो और वामन मेश्राम ही इसके विरोध में आंदोलन शुरू कर रहा हो, तो आपको अंदाजा लगना चाहिए कि मेरे खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लागू हो सकता है। मगर मेरे पास ठोस सबूत है ऐसा फैसला करने का। ठोस सबूत नंबर 1, अमरावती में प्रोफेसर रविंद्र राणे विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। वो जिस बूथ पर वोट डालने के लिए गए, अपने मिसेस को लेकर गए। जब काउंटिंग हुआ उस बूथ पर, रविंद्र राणे के बूथ पर जहां वोट दिया, 0 वोट निकला। पेपर ट्रेल मशीन लगाई हुई थी, 0 वोट निकला। वहां उसकी मिसेस थी, दोनों ने बूथ पर वोट डाला। वहां पर उसके दोस्त थे, उसके प्रचारक थे, उसके रिश्तेदार थे, उसके चाहने वाले थे। मान लिया जाए किसी ने भी वोट नहीं दिया, उसके बीवी ने भी उसको वोट नहीं दिया। हो सकता है कि कभी कभार रविंद्र राणे ने अपने बीवी को झापड़ झूपड़ किया हो और उसके बीवी को यह सोचने का मौका मिला है कि रविंद्र राणे को सबक सिखाने का अच्छा मौका है, तो मैं उसको वोट नहीं डालती हूं। ऐसा भी हुआ हो सकता है, मगर रविंद्र राणे का कहना है मैं इतना गधा नहीं हूं कि अपने आप को वोट ना डालूं। कम से कम 1 वोट तो निकाला होता। जब हमारी जानकारी आई, हमने चुनाव अधिकारियों को लिख कर दिया कि सारे बूथ का डाटा हमें दिया जाए और इसका जितना पैसा चाहिए लिया जाए।
चुनाव अधिकारियों ने सारा बूथ का डाटा हमें दे दिया। जिस बूथ में 0 वोट निकला उसका भी दस्तावेजी एविडेंस हमें दे दिया। हमारे पास 0 वोट का दस्तावेजी एविडेंस है। इसलिए तो मैं कहता हूं बदमाशों के साथ बहुत अक्लमंदी से लड़ना पड़ता है। बूथ कैप्चरिंग करने वाले लोग गुंडे होते हैं, मवाली होते हैं, अनपढ़ गवार होते हैं, उनके पास दिमाग नहीं होता है, वो किसी और के दिमाग से चलते हैं। मगर ईवीएम मशीन में इस तरह से घोटाला करना बहुत ऊंचे दर्जे की बुद्धि होने की जरूरत है। और जब घोटाला करने वाले के पास इतने ऊंचे दर्जे की बुद्धि है तो उसको पकड़ने वाले के पास उससे भी थोड़ी ज्यादा बुद्धि होनी जरूरी होती। सामान्य बात नहीं। दूसरी बात, चंद्रपुर में दूसरा हमारा कैंडिडेट था, हमारा मित्र कैंडिडेट था, उसको हमने एप्लीकेशन करवाया। क्या करवाया? हमको पहले से मालूम था जो नहीं हो सकता उसका एप्लीकेशन करवाओ। तो हमने एप्लीकेशन करवाया, रिकाउंटिंग किया जाए। अधिकारियों ने लिख कर दिया रिकाउंटिंग नहीं होगा। अधिकारियों ने लिख कर दिया रिकाउंटिंग नहीं होगा। अरे किसको चाहिए भाई रिकाउंटिंग? हमें तो सबूत चाहिए। हो गया, सबूत आ गया हमारे पास। दूसरा एप्लीकेशन दिया, क्यों नहीं हो सकता? तो उसने नियम लिख कर दिया, फला नियम की वजह से नहीं हो सकता। आ गया सारा का सारा डॉक्यूमेंट। ये सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास ठोस सबूत है। इसकी वजह से मैंने अब यह घोषित किया कि मैं अब पेपर ट्रेल नहीं चाहिए, मुझे बैलेट पेपर चाहिए। इसलिए मैं अभी इसके लिए आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन के लिए 5 करोड़ लोगों के सिग्नेचर इकट्ठा करना है। उसका पर्चा मैं लिख रहा हूं। उसका पर्चे का टाइटल है वामन मेश्राम की चुनाव आयोग को चुनौती। चुनाव आयोग ने पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को चुनौती दी, आओ और ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाओ। 4 घंटे का समय देते हैं। मैं लिख रहा हूं चुनाव आयोग को वामन मेश्राम की चुनौती। मैंने जो सवाल सुप्रीम कोर्ट में पूछे आपने जवाब नहीं दिए। मैं जनता की अदालत में जा रहा हूं, मेरे सवालों का जवाब दो। और मैं आपको 4 महीने का समय देता हूं। आपने 4 घंटे का समय दिया, मैं आपको 4 महीने का समय देता हूं। क्यों? मेरे सवालों का चुनाव आयोग के पास कोई जवाब है ही नहीं। होता तो सुप्रीम कोर्ट में देते। ये पर्चा अब मैं लिख करके आउट कर रहा हूं। साथियों, मैंने जब ये योजना बनाई तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि 5 करोड़ वोटर्स लोगों के सिग्नेचर अगर आप दे देते हो तो देने के बाद अगर आपकी बात चुनाव आयोग ने, राष्ट्रपति ने नहीं मानी तो क्या करोगे? मैंने कहा उसको धन्यवाद का लेटर लिखूंगा चुनाव आयोग को कि अच्छा है तुम अड़ रहे हो। अगर तुम अड़ रहे हो तो 5 करोड़ लोग भी अड़ जाएंगे और अपना वोटर कार्ड आपको लौटा देंगे कि ये वोटर कार्ड तुमको तमाशा ही करना है, तुमको नौटंकी ही करना है, तुमको ईमानदारी से चुनाव करना नहीं है। तो ये वोटर कार्ड ले लो, इसकी पुंगली करो और जहां डालना है डालो। साथियों, जब मैंने बात कही कि चुनाव आयोग को लेटर लिखूंगा धन्यवाद का, अगर मेरी बात नहीं मानते हैं तो एक तो ये बात करूंगा और आगे 5 करोड़ लोगों को साथ में लेकर 15 करोड़ इकट्ठा करने का योजना बनाएंगे। और जब 15 करोड़ लोग हमारे समर्थन में खड़े हो जाएंगे तो फिर चुनाव आयोग को हम मांगेंगे नहीं, चुनाव आयोग को ही बदल देंगे। अगर 15 करोड़ लोग हमारे समर्थन में खड़े हो जाते हैं तो फिर चुनाव आयोग को मांगने की क्या जरूरत है? चुनाव आयोग को बदल देंगे। ये लोकतंत्र में पॉसिबल है, जो पॉसिबल है वो बता रहा हूं। इसलिए मैं इस मुस्लिम सम्मेलन में आप लोगों को भी अपील करना चाहता हूं, जैसा नोमानी साहब ने आपको किया, एक सिग्नेचर कैंपेन चलाओ। सिंपल सिग्नेचर। आपको कोई पुलिस चौकी पर जाके मोर्चा करने के लिए नहीं बोल रहे, केवल अपने घर में सिग्नेचर करना है। आप अंदाजा लगाओ कितनी बड़ी ताकत उनके सामने संकट खड़ा हो जाएगा। 5 करोड़ लोगों की बातों को इनकार करने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस पैदा होंगे वो उसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए साथियों,
हमने ये योजना बनाई है। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए आप साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।